आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं निजी तौर पे है ज़रा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मैं मोरबी में था, रात का कोई 1:30 बज चुका था। वहाँ के जितने भी आयोजक थे उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। कोई 1:30 से पौने 2 बजे की बात होगी। मैंने एक बुज़ुर्ग को वहाँ देखा और उनको देख के मेरे मन में कई तरीके के भाव थे, वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और वो बड़ी देर से मेरे पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मुझसे मिलना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं राजकोट से आया हूं और मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि मैं आपसे मिलूं। मेरे ख्याल है कि 70-75 से ज़्यादा उनकी उम्र है, बिखरे हुए से बाल, बेतरतीब कपड़े। मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि आखिर एक शख्स जीवन के इस मोड़ में मुझ जैसे आदमी के पास न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, न मेरे पास कोई सत्ता है, न मैं किसी व्यवस्था का अंग हूँ। वो मेरे गले मिले। फिर उन्होंने बताया कि इस कोविड के दौर में उनकी श्रीमती की मृत्यु हो गई है। यहाँ तक भी ठीक था। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसमें 1100 रुपये नीचे लिखे थे। उन्होंने मेरे पैर छूने की कोशिश की, मैंने उनको पैर नहीं छूने दिया। और उसके बाद बोले कि इसको लड़ाई के लिए रखना। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? तो बोले मैं सिर्फ आपको सुनने आया हूँ। 2-3 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि मैं वापस राजकोट जाऊँगा। तो मुझे बहुत बेचैनी होती रही कि इस छोटे शहर में कहाँ बस मिलेगी, कैसे ये जाएंगे, किस तरह जाएंगे। लेकिन प्रतीक भाई और उनके साथियों ने उनका इंतज़ाम किया कि वो चले गए। और अभी जब मैं आपके लिए कमरे से निकल रहा था तो उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी मैं आ गया हूँ सुरेंद्र नगर। तो मैंने कहा आप कहाँ हैं? तो बोले मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के आयोजक मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा उनको फ़ोन दे के कहिए कि अगर मुझे जाने नहीं देंगे तो पुष्पेंद्र जी आएंगे नहीं। अब मुझे नहीं पता वो इतने बड़े हॉल में कहाँ बैठे हैं। उनका दोबारा फ़ोन आया, ये देखिए। इस समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मुझे यहाँ की एक और बात पता चली लंच के समय कि आपके शहर में एक साहब मेरे बराबर में खाना खा रहे थे। बातचीत करते रहे वो, और उन्होंने कहा कि मैं 6 दिसंबर 1992 को जब राष्ट्र की कार सेवा के लिए अयोध्या जाना था तो वो वहाँ कार सेवा कर रहे गए थे। तो मुझे इसमें कोई नई बात नहीं लगी क्योंकि कार सेवा तो बहुत सारे लोग करने गए थे। जो दूसरी उन्होंने बात बताई वो मैं बहुत देर तक सोचता रहा। बोले 2012 में मैं अपने खेत में काम कर रहा था, बहुत मामूली सा किसान हूँ मैं। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कह रहे आपको तो राज्यसभा में भेज दिया गया है। बोले टीवी के ऊपर लाइन चल रही है। तो बोले मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? आज अप्रैल फूल मुझे बना रहे हो तुम? नहीं नहीं, बोले सच बात है ये। उन्हें यकीन ही नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद 2012 में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का फ़ोन गया उनके पास और उनसे उन्होंने कहा कि शंकर भाई मैंने आपको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया है, आप जाकर के कागज़ में शपथ लें। ऐसे लोग
एक बार लोग गलती से पार्लियामेंट या विधानसभा क्या हो जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका अंदाज बदल जाता है। लेकिन पूरे 6 साल राज्यसभा में रहने के बाद इसमें 2 मुझे चीजें नजर आती हैं कि ऐसे लोगों को भी सत्ता में बैठने वाले लोग जब पहचान लें तो समझ लीजिए कि सत्ता का मिजाज बदल रहा है। और दूसरा यह भी है कि सत्ता का नशा जिन लोगों पे नहीं चढ़ता वही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते हैं। शंकर लाल जी, मैं आपका खुश हूं आपसे मिलके कि आप जैसे लोगों को सत्ता ने पहचाना और आपकी क्या हैसियत है, आप कितने करोड़ रुपए दे सकते हैं, कितने करोड़ रुपए में राज्यसभा बिकती है, ये हम सबको पता है। लेकिन आप खेत में थे और आपको फोन आया और आप 2012 में जो थे, शायद मुझे लगता है 2021 में भी वही हैं। ना आपकी कोठी बदली, ना आपकी गाड़ी बदली, ना कपड़े बदले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके शहर में बुलाया तो गया है, लेकिन कभी कभी आपकी पहचान ऐसी होती है कि आयोजक ये भी नहीं बताते कि बोलना किस पे है। और कुछ आयोजक मुझसे कहते हैं कि हमने विषय ये रखा है, तो मैं उनसे कहता हूं विषय कुछ भी रखें, मुझे तो अजान देनी है, मैं तो दूंगा वही जो मुझे कहना है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं, इसलिए मेरी बातों में थोड़ी तलखी ज़्यादा होती है और मैं कोई बात किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी विचारधारा, कोई बहुत बड़े आदमी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरी बात राष्ट्र हित में होनी चाहिए, उसके अलावा उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बहुत समय से ये सुनता आ रहा हूँ, व्यक्ति व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, और यहीं पे कहानी रुक जाती है। मैं कहता हूँ कि संगठन से बड़ा देश और देश से बड़ा राष्ट्र होता है। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।